नमस्कार, मैं सूरज सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जिसका नाम है सूरज सर की पाठशाला। आज हम एक नए वीडियो के साथ हाजिर हैं और हमारा वीडियो कक्षा 10 के मानचित्र की श्रृंखला का अगला वीडियो है। इससे पहले हमने इतिहास विषय का मानचित्र का अभ्यास किया था और आज उसी श्रृंखला में भूगोल NCERT कक्षा 10 की भूगोल की किताब से संबंधित मानचित्र के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ आपके सामने हाजिर हैं। स्वागत है आपका। आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न कक्षा 10 भूगोल में आते हैं, उनका हम अभ्यास करते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो मानचित्र अभ्यास में है, आज इस भूगोल में दो बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें एक है नदियाँ। बहुत सारी नदियाँ भारत के मानचित्र में लगाने को आती हैं, अंकित करने के लिए आती हैं, और साथ ही साथ आते हैं बांध। भारत में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के तहत बने हुए बांध, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न हैं जो कि भारत की नदियों और भारत के बांध मानचित्र में अंकित करने के लिए आते हैं। उनको हम देखते हैं सबसे पहले कि किस प्रकार कौन कौन सी नदियां महत्वपूर्ण हैं जिनको कि हम अपने मानचित्र में अंकित करेंगे, जो कि विगत वर्षों के परीक्षा प्रश्न पत्रों में आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कि प्रश्न आता है कि भारत के मानचित्र में निम्नलिखित नदियों को चिन्ह दिया हुआ होगा, उसके द्वारा दर्शाइए। जिसमें सबसे पहला स्थान है गंगा नदी का। गंगा नदी को देखते हैं। गंगा नदी उत्तर भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है और इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देख लें कि ये मानचित्र में गंगा नदी की स्थिति कहाँ है, फिर इसके बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे कि कहाँ से निकलती है, किन किन राज्यों में प्रवाहित होती है और कहाँ जाकर ये समुद्र में मिल जाती है। तो सबसे पहले हम मानचित्र की ओर चलते हैं और मानचित्र में देखते हैं कि गंगा नदी का अस्तित्व कहाँ पर है, कहाँ पर स्थित है और कहाँ से इसका प्रवाह होता है। तो चलिए मानचित्र की ओर चलते हैं और मानचित्र पर देखते हैं कि जहाँ देखिए ये गंगा नदी है, यहाँ से ये दो धाराओं में निकलती है। उत्तराखंड में से निकलकर ये उत्तर प्रदेश में आती है और इस प्रकार ये प्रवाहित होती हुई, ये इसका क्षेत्र है और यहाँ इस तरह प्रवाहित होती हुई ये यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ, ये गंगा नदी है, गंगा नदी। ये अब आपने देख लिया कि गंगा नदी का स्थल पर स्थिति क्या है, भारत के मानचित्र में कहाँ पर है। अब हम देखते हैं कि गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी दरअसल उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी है और कहें कि पूरे भारत की सबसे लंबी नदी है। तो ये गंगा नदी दो शाखाओं में विभाजित है। इसकी मुख्य शाखा है भागीरथी, जो कि गढ़वाल हिमालय के गौमुख नामक स्थान से उस ग्लेशियर से निकलती है और भागीरथी के साथ अलकनंदा में मिल जाती है और इस प्रकार से ये देवप्रयाग नामक स्थान पर जाकर दोनों एक साथ मिलती हैं और वहाँ से इनका सम्मिलित नाम पड़ता है गंगा। और गंगा पहाड़ों से निकलने के बाद ये आती है मैदान में और हरिद्वार नामक स्थान पर ये मैदान में प्रवेश करती है और इस प्रकार ये हरिद्वार के बाद उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के बाद उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होते हुए ये बिहार में प्रवेश कर जाती है और बिहार राज्य के बाद ये पश्चिम बंगाल राज्य में पहुंचती है और पश्चिम बंगाल की में जाकर एक शाखा इसकी हुगली के साथ मिल जाती है और दूसरी शाखा बांग्लादेश में चली जाती है। और बांग्लादेश में जाने के बाद दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है ये, जिसको हम कहते हैं सुंदरबन का डेल्टा, और इस प्रकार इसका पानी समुद्र में विलीन हो जाता है, यानी बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। तो ये गंगा नदी है और इसकी लंबाई 2550 किलोमीटर है, भारत और बांग्लादेश दोनों में साथ मिलाते हुए। तो ये गंगा नदी की स्थिति है। तो हमने गंगा नदी को देख लिया। गंगा नदी के बाद ये गंगा नदी और गंगा के बाद दूसरी नदी आती है यमुना नदी। यमुना को हम देखते हैं कि यमुना कहाँ बहती है। यमुना दरअसल उत्तर भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है और ये गंगा नदी की सहायक नदी है, गंगा की सहायक है। और ये यमुनोत्री, जैसे गंगोत्री से निकलती है, उसी प्रकार यमुनोत्री नामक ग्लेशियर से निकलती है, जो कि उत्तरकाशी में है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में है। और यहाँ से निकलने के बाद ये दिल्ली के निकट से होते हुए गंगा नदी में मिल जाती है प्रयागराज नामक स्थान पर, जिसको कि पुराने समय में इलाहाबाद कहा जाता था। मानचित्र पर इसकी स्थिति को देखते हैं। मानचित्र पर स्थिति यमुना नदी की है। देखिए जहाँ से ये गंगा निकली है उसी के थोड़े से पश्चिम से ये यमुना नदी निकलने के बाद
यहाँ इस तरह प्रवाहित, इसके गंगा नदी के समानांतर प्रवाहित होकर यहाँ प्रयागराज नामक स्थान पर ये गंगा नदी में मिल जाती है और इसके आगे दोनों नदियों का सम्मिलित जल गंगा नदी के रूप में प्रवाहित होता है। तो ये मानचित्र पर गंगा नदी की, यमुना नदी की स्थिति है जो कि गंगा की सहायक है। अब देखते हैं अगली नदी जो कि अक्सर कई सालों लगातार पूछी जाती है, चंबल नदी। चंबल नदी को देखेंगे, चंबल नदी कहाँ है और इसका स्थिति क्या है। उससे पहले हम देख लें कि चंबल नदी का उद्गम क्या है। इसका उद्गम है मध्य प्रदेश से और मध्य प्रदेश में भी जानापाव की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से ये निकलती है और दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और दक्षिण की ओर मुड़ने के बाद उत्तर प्रदेश राज्य में ये यमुना में आकर शामिल हो जाती है। चंबल यमुना की सहायक नदी है, यानी गंगा की सहायक यमुना है और यमुना की सहायक नदी चंबल है। हमने बताया ये जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है और यहाँ से निकलने के बाद ये राजस्थान में प्रवाहित होती है और ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में एक सीमा बनाकर चलती है। इस पर 4 विद्युत परियोजनाएं हैं, जिनमें से एक है गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। ये 4 परियोजनाएं इस पर हैं और जो कोचिंग हब के रूप में कोटा नगर है राजस्थान का, इसी नदी के किनारे स्थित है। तो मानचित्र पे हम देखते हैं कि इसकी स्थिति कहाँ है। मानचित्र पे हम देखें तो यहाँ से ये चंबल नदी यहाँ से निकलती है और ये उत्तर की ओर जाती है और इस प्रकार ये प्रवाहित होते हुए यहाँ इस स्थान पर यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये मानचित्र पर चंबल नदी की स्थिति है, ये हमने जान ली। अगली हम देखते हैं कि कौन सी महत्वपूर्ण नदी है जो कि मानचित्र में प्रतिवर्ष बोर्ड परीक्षा में पूछी जाती है। अगला आता है स्थान सतलज नदी का। ये सतलज नदी है, उत्तर भारत की नदी है, हिमालय से निकलने वाली है। इसको हम देखते हैं कि सतलज नदी के बारे में हम जानें तो ये सिंधु की सहायक है। सिंधु नदी जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सम्मिलित रूप से प्रवाहित होती है। हालांकि सतलज नदी भी भारत और पाकिस्तान दोनों में प्रवाहित होती है, ये सिंधु की सहायक है। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत के पठार से है और 4,600 मीटर की ऊंचाई से इसका उद्गम है और जहाँ से ये निकलती है वह मानसरोवर के निकट राकशताल है। राकशताल हिमनद से निकलती है और ये हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और इसी नदी पर एक विश्व प्रसिद्ध भारत का महत्वपूर्ण बांध बना हुआ है, उसके बारे में हम भी अब चर्चा करेंगे। और ये इस तरह से गंगा नदी के बाद ये सतलज तिब्बत के पठार से निकलने के बाद हिमाचल में प्रवेश करती है और हिमाचल में प्रवेश करने के साथ ही भारत में प्रवेश करती है और इसके बाद ये हिमाचल के बाद पंजाब में और पंजाब से होते हुए ये सिंधु नदी में मिल जाती है और जो कि पाकिस्तान में जिसका जल चला जाता है। तो ये हमने देख लिया इसके बारे में। मानचित्र में देखते हैं कि सतलज नदी कौन सी है और कहाँ पर है। सतलज की हम बात करते हैं तो ये यहाँ से सतलज नदी निकलती है। ये मानसरोवर के निकट तिब्बत में राकशताल यहाँ से निकलते हुए इस तरह ये हिमाचल में जाती है। हिमाचल में जाने के बाद पंजाब और पंजाब के बाद ये सिंधु नदी में इस स्थान पर मिल जाती है। इस पर बने हुए बांध और बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में आगामी समय में चर्चा करेंगे। फिलहाल हमने देख लिया कि ये, इसका हम नाम लिख देते हैं यहाँ, ये सतलज नदी है। यह हमने नाम लिखना था यमुना का, ये यहाँ नाम नहीं लिखा, यहाँ मैं नाम लिख देता हूँ। ये नदी यमुना है, यमुना नदी। और इसी प्रकार ये हमारी चंबल नदी है, यहाँ मैं इसका नाम लिख देता हूँ चंबल नदी। ये आप अपनी मानचित्र में इसको लिख लेंगे। ये उत्तर भारत की नदियों का परिचय हो गया। इसके बाद अगली नदी हम देखते हैं कौन सी आती है और वो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र हालांकि भारत में प्रवाहित होने वाली नदी है, लेकिन ये भी सतलज की तरह भारत की सीमाओं से बाहर निकलती है, वहाँ से उद्गम है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम भी वहीं है जहाँ लगभग सतलज का उद्गम है। ब्रह्मपुत्र भी भारत की एक प्रमुख नदियों में से है और ये तिब्बत, जो कि भारत, बांग्लादेश, तिब्बत आज तो चाइना है, चीन के आधिपत्य में है, तो तिब्बत, चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम हिमाचल के उत्तर में है। तिब्बत के पुरांग जिले में मानसरोवर झील है, वहाँ के निकट से निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदी एक बहुत लंबी नदी है, 2900 किलोमीटर लंबी है। इसकी संपूर्ण लंबाई भारत में इतना लंबाई में नहीं प्रवाहित होती है, बहुत लंबी दूरी ये तिब्बत में
प्रवाहित होती है, उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते हुए भारत में प्रवेश करती है। तो और भारत में प्रवेश करने के बाद भारत के असम राज्य में प्रवाहित होती है। असम राज्य में प्रवाहित होने के बाद ये बांग्लादेश में चली जाती है और इसकी एक शाखा बांग्लादेश में गंगा नदी के साथ मिलकर डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में इसका जल प्रवाहित हो जाता है। तो हम देखते हैं मानचित्र में ये कहाँ पर है। मानचित्र में ये देखते हैं इसकी स्थिति यहाँ से निकलने के बाद, ये तिब्बत में निकलने के बाद और इस प्रकार ये पूर्व की ओर प्रवाहित होती है और अरुणाचल प्रदेश में यहाँ आने के बाद ये आसाम में प्रवाहित होते हुए और तब बांग्लादेश में चली जाती है। ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी, इसके बारे में जाना हमने, ये भी मानचित्र में अक्सर पूछी जाती है। अगली नदी जिसको कि हम देखते हैं वह है नर्मदा नदी। नर्मदा ये दक्षिण भारत की नदी है। नदियों के प्रवाह हिसाब को देखते हुए नदियों को दो भागों में बांटा गया है, उत्तर भारत की नदियाँ और दक्षिण भारत की नदियाँ। दोनों नदियों के बीच में जल विभाजक का काम करता है विंध्याचल पर्वत। तो ये नदी जो नर्मदा है वो विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में है, इसलिए ये दक्षिण भारत की नदियों की श्रेणी में आती है। तो नर्मदा के बारे में एक तथ्य और बड़ा महत्वपूर्ण है। इस तरह भी सवाल आता है कि ये नदी ढाल के विपरीत गमन करती है, यानी जो भारत का ढाल है उत्तर से दक्षिण की ओर और विंध्याचल पर्वत के बाद जो पठारी भारत है उसका ढाल पश्चिम से पूरब की ओर है। तो अक्सर सामान्यतया सभी नदियां जो दक्षिण भारत की हैं वह पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती हैं, लेकिन नर्मदा नदी पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। तो इस पर भी सवाल पूछा जाता है कि कौन सी नदी ऐसी है जो कि अपने ढाल के विपरीत गमन करती है, प्रवाहित होती है। तो उसमें ये नर्मदा नदी का स्थान आता है, इसका नाम आता है। हम देखते हैं नर्मदा नदी के बारे में, ये कहाँ से होकर गुजरती है, कहाँ से इसका प्रवाह है, कहाँ से शुरू होती है। तो नर्मदा नदी के बारे में हम देखें तो ये नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक, अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं, उस पहाड़ी से निकलती है और ये नदी की लंबाई है 1312 किलोमीटर और ये पश्चिम की ओर बहकर भड़ूच नामक स्थान पर खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है, जो खंबात की खाड़ी अरब सागर में स्थित है। और इस तरह से ये मध्य प्रदेश राज्य की सबसे लंबी नदी है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, इन 3 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। मानचित्र में इसकी स्थिति को देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ है। तो ये मध्य प्रदेश का वह स्थान है जहाँ से ये निकलती है और इस प्रकार यहाँ से पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है भड़ूच के पास में। तो मैं लिख देता हूँ इसका नाम नर्मदा नदी। ये नर्मदा नदी है, ये विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में है, विंध्याचल पर्वत के समानांतर ये प्रवाहित होती है। अगली नदी आती है जो कि मानचित्र में अक्सर पूछी जाती है, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी भी नर्मदा की समानांतर है, उसी के समान प्रवाहित होती है और इसके बारे में भी वही तथ्य इस उल्लेखनीय है जो कि नर्मदा नदी के बारे में है। नर्मदा भी अपने ढाल के विपरीत प्रवाहित होती है, इसी प्रकार ताप्ती भी अपने ढाल के विपरीत ही प्रवाहित होती है। ये भी मध्य प्रदेश में है और इसका भी लगभग मुहाना उसी जगह है, वहीं से शुरू होती है जहाँ से नर्मदा शुरू होती है। और ये नदी भी मध्य प्रदेश से निकलती है, बैतूल जिला है मध्य प्रदेश का और वहाँ मुल्ताई की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से ये निकलती है और सतपुड़ा पर्वतमाला के समानांतर प्रवाहित होते हुए पश्चिम की ओर बह जाती है और गुजरात में स्थित खंबात की खाड़ी यानी जो अरब सागर में है वहाँ गिर जाती है। और ये नदी 740 किलोमीटर लंबाई है इसकी, खंबात की खाड़ी में जाकर ये मिलती है और सूरत नाम का बंदरगाह जो कि गुजरात में है इसी नदी के मुहाने पर बना हुआ है जो कि ताप्ती नदी है। अब हम देखते हैं इसकी मानचित्र में स्थिति। मानचित्र में स्थिति देखें तो जहां हमने नर्मदा को देखा बिल्कुल उसी के समानांतर, हालांकि उससे छोटी है, उसी के समानांतर ये प्रवाहित होती है पश्चिम की ओर और यहाँ ये सूरत शहर के निकट बंगाल की खाड़ी यानी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसका मैं नाम लिख देता हूँ, ये है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी, तो इसको आप अपने मानचित्र में कर लेंगे, इसका अभ्यास करेंगे। तो ये नर्मदा और ताप्ती से मानचित्र के साथ साथ एक क्वेश्चन और भी बनता है कि कौन सी ऐसी नदियां हैं जो कि ढाल के विपरीत प्रवाहित होती हैं, उनका नाम लिखिए। तो ये इस रूप में भी पूछा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है नदी से संबंधित और वो है महानदी।
महानदी भी दक्षिण भारत की नदी है। इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि महानदी का उद्गम स्थान भी ये रायपुर के पास है। ये छत्तीसगढ़ से निकलती है, रायपुर के पास एक धमतरी स्थान है, धमतरी जिले से निकलती है और वहाँ सिहावा नाम का पर्वत है और वहाँ से ये निकलती है और सिहावा नाम के पर्वत से निकलकर ये दक्षिण की तरफ जाती है और दक्षिण की तरफ जाने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और ये उड़ीसा यानी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा 2 राज्यों में प्रवाहित होती है। इसकी लंबाई 855 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद ये वहाँ बंगाल की खाड़ी में के जल में विलीन हो जाती है। देखते हैं कि इसकी मानचित्र में स्थिति कहाँ है। यहाँ ये निकलती है और यहाँ से निकलने के बाद ये दक्षिण की ओर जाने के बाद फिर पूरब की ओर मुड़ जाती है और थोड़ा सा फिर दक्षिण की ओर मोड़ लेने के बाद और ये सीधे पश्चिम पूरब की ओर चली जाती है और पूरब की ओर जाने के बाद इस तरह से ये उड़ीसा में के तट के समीप बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये महानदी है, मैं इसका नाम लिख देता हूँ, ये महानदी। आप अपने अभ्यास पुस्तिका में मानचित्र में इसका अभ्यास करें और इसको एक देख लें कि ये मानचित्र में कहाँ पर है। तो इसके बाद अगली नदी है दक्षिण भारत की गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की बात करते हैं। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और ये प्रायद्वीपीय भारत में प्रवाहित होती है और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में सबसे बड़ी नदी है। इसे इसी कारण, इसकी पवित्रता के कारण दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। और ये कहाँ से निकलती है इसको हम देखते हैं कि ये पश्चिमी घाट पर्वत से निकलती है। त्र्यंबक की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है और ये महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र के भी नासिक जिले में। इस तरह ये 1465 किलोमीटर लंबाई तय करते हुए महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में होते हुए राजमुंदरी के पास बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाते हुए अपने जल को बंगाल की खाड़ी में विलीन कर देती है। मानचित्र में इसकी स्थिति देखते हैं कि ये कहाँ पर है, यानी गोदावरी नदी। तो देखिए यहाँ से इसका प्रवाह है, ये पश्चिमी घाट से पर्वत से निकलती है और यहाँ से निकलने के बाद इस तरह प्रवाहित होती हुई ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसका नाम यहाँ मैं लिख देता हूँ, गोदावरी। गोदावरी नदी ये इसकी मानचित्र में स्थिति इस स्थान पर है। आप इसको अपने मस्तिष्क में बिठा लें, मानचित्र में इसका अभ्यास कर लें और ये भी अक्सर लगभग हर साल मानचित्र में पूछी जाती है बोर्ड परीक्षा की। इसके बाद अगली नदी है जिसका नाम है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी के बारे में जानते हैं। कृष्णा नदी भी दक्षिण भारत में प्रवाहित होती है और ये भी पश्चिमी घाट पर्वत से निकलती है। महाबलेश्वर एक स्थान है उसके पास से निकलती है और ये इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। दक्षिण पूर्व राज्य महाराष्ट्र से निकलकर ये कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इन राज्यों की यात्रा करने के बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मानचित्र में इसकी स्थिति यहाँ से देखते हैं, ये इस प्रकार ये प्रवाहित होती है इन राज्यों में और फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसका नाम है कृष्णा नदी। कृष्णा, ये कृष्णा नदी है। तो यहाँ हमने मानचित्र में कृष्णा नदी को देखा। इसके बाद अगली नदी आती है जिसका नाम है कावेरी, दक्षिण भारत की। ये भी दक्षिण भारत में स्थित है कावेरी नदी। कावेरी सबसे दक्षिण में है और ये कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है और इस नदी का भी उद्गम पश्चिमी घाट से है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है। 760 किलोमीटर की लंबाई में बहते हुए ये भी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अपेक्षाकृत इसकी लंबाई कम है क्योंकि वे प्रायद्वीपीय भारत के उस क्षेत्र में प्रवाहित होती है जहाँ प्रायद्वीपीय भारत का सिरा बहुत कम होता जाता है। इस प्रकार मानचित्र में ये कावेरी नदी की स्थिति ये है। इस प्रकार यहाँ प्रवाहित होती है। अपने मानचित्र में इसको आप अंकित कर लें। नाम लिखता हूँ मैं, कावेरी नदी। एक नदी और है इसके बाद दक्षिण भारत में जिसको हम देखते हैं। ये छोटी सी नदी दिखाई दे रही होगी, हालांकि नाम नहीं लिखा है लेकिन किसी किसी साल ये पूछ लिया जाता है, आपको पता होना चाहिए। ये नदी पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित ना होकर ये पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और जिस राज्य में ये प्रवाहित होती है उस राज्य का नाम है केरल और इस नदी का नाम है पेरियार नदी। पेरियार नदी, ये पेरियार नदी है। तो ये नदियां हैं
जिनके बारे में अक्सर पूछा जाता है। एक नदी और उत्तर भारत की रह गई जो सिंधु की सहायक है। मैं सिंधु के बारे में बता दूं, सिंधु में जो मिलने वाली एक नदी है झेलम, ये झेलम नदी है जो आप देख रहे हैं। यहाँ से निकलने के बाद ये अरुणाचल यहाँ से निकलती है और यहाँ से निकलकर ये सतलज में मिल जाती है। सतलज की सहायक है झेलम नदी, झेलम नदी। और ये इन सब जो ये सब सिंधु नदी में मिलती हैं, तो सिंधु का उद्गम यहाँ से है। ये कश्मीर में प्रवाहित होते हुए सीधे पाकिस्तान में चली जाती है। इसको मैं लिख देता हूँ, ये सिंधु नदी है जिसको लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में काफ़ी विवाद रहा और अंततः 1960 में दोनों देशों के बीच समझौता हुआ इसके जल को लेकर, जिसके बंटवारे को लेकर। तो ये भारत की नदियाँ हैं जिनको हमने देखा। इसके बाद अब स्थान आता है इन नदियों पर बनने वाले बांधों का। ये बांध भी बड़े महत्वपूर्ण है, हर साल परीक्षा में आते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बांध हैं जो बार बार हर साल पूछे जाते हैं। उन्हीं में से ये विश्लेषण करके कुछ महत्वपूर्ण बांधों का यहाँ उल्लेख किया गया है, जिनमें से परीक्षा में प्रतिवर्ष 1-2 बांधों के बारे में पूछ लिया जाता है। तो आइए जानते हैं कौन कौन से ऐसे बांध हैं जो हर वर्ष परीक्षा में पूछे जाते हैं। अक्सर इनमें से आता है, उसके आधार पर यहाँ लिखा गया है। इनका हम अभ्यास करते हैं कि ये बांध कहाँ पर है। तो सबसे पहला बांध आता है जिसका नाम है सलाल बांध। सलाल बांध, ये सलाल बांध, सलाल नाम का बांध है और ये बांध झेलम नदी पर है। इसे सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये जम्मू कश्मीर में है और रियासी ज़िले में है, चिनाब नदी पर। ये चिनाब नदी है। ये झेलम गलत लिखा गया, झेलम इससे ऊपर है, ये चिनाब है। झेलम इससे ऊपर है, उसको यहाँ नहीं लिखा गया है, उसकी आवश्यकता नहीं है। तो हम देखते हैं कि जो सलाल बांध है ये चिनाब नदी पर है और कहाँ पर है, ये इस स्थान पर है। ये मैं इस तरह की आकृति बना रहा हूँ, दिया गया है चिन्ह, ये सलाल बांध है। यहाँ मैं एक एरो बनाकर इसको लिख देता हूँ, ये सलाल बांध। आप अपने मानचित्र में इसको लगा लें। ये स्थान पर, इस स्थान पर जम्मू कश्मीर में ये सलाल बांध है और इसको हम देखते हैं। अगला जो बांध आता है वो बांध है टिहरी बांध। टिहरी बांध के बारे में हम जानते हैं। टिहरी बांध भगीरथी नदी पर है जो कि गंगा की सहायक नदी है। और ये बांध उत्तराखंड में है, टिहरी बांध। टिहरी बांध को हम देखते हैं कि टिहरी बांध गंगा नदी की जो प्रारंभिक शाखा है भगीरथी, उसके ऊपर है और इसका जो स्थान है वो ये है, यहाँ पर इस स्थान पर है ये चिन्ह। आप थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं यहाँ इसका चिन्ह लिख देता हूँ, ये टिहरी बांध। उत्तराखंड राज्य में स्थित है, महत्वपूर्ण बांध है। जल विद्युत यहाँ उत्पादित होती है और उत्तराखंड सहित और पड़ोसी राज्यों को यहाँ से बिजली प्राप्त होती है। ये लगभग हर साल पूछा जाता है। अगला जो आता है बांध जो पूछा जाता है और महत्वपूर्ण है लगभग प्रतिवर्ष, भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर। तो इसको देखते हैं, ये कहाँ पर है, भाखड़ा नागल बांध। ये सतलज नदी है, तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर इस स्थान पर ये बांध है, भाखड़ा नागल बांध। इसके लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आप ध्यान रखेंगे। इसको मैं मिटा दूँ, या थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है, इसको मिटा देते हैं। यहाँ ये भाखड़ा नामक स्थान पर है, भाखड़ा और नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध। सम्मिलित रूप से इसका नाम भाखड़ा नागल रखा गया है। ये हिमाचल और पंजाब की सीमा पर है। सबसे पहले भाखड़ा नामक स्थान पर है, उसके बाद नीचे नागल नामक स्थान है और इन दोनों जगह ये स्थित है और उन्हीं के नाम पर संयुक्त रूप से इसको भाखड़ा नागल बांध कहा गया है। इसकी ऊंचाई 261
मीटर बनाई गई है और ये पंजाब के होशियारपुर ज़िले में है। इस तरह से हम इसको भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध कह सकते हैं। ये इसकी स्थिति यहाँ पर है, सॉरी यहाँ सतलज नदी पर। ठीक है, तो अपने मानचित्र में इसको यहाँ इसका अभ्यास करिए और इसकी संभावनाएं परीक्षा में आने की ज़्यादा रहती हैं, लगभग हर साल पूछा जाता है। इसके बाद अगला आता है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध ये नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी हमने बताया कि ये मध्य प्रदेश से निकलकर गुजरात में प्रवाहित होती है। सरदार सरोवर बांध इसी नदी पर बना हुआ है और इसकी स्थिति यहाँ पर है। ये इस स्थान पर सरदार सरोवर बांध है। ये मैं इसको और थोड़ा डार्क कर देता हूँ। ये स्थान है, यहाँ इसका नाम यहाँ लिख देता हूँ मैं, सरदार सरोवर बांध। लगभग हर साल ये पूछा जाता है प्रश्न में, इसलिए आप इसका अभ्यास करें। ये स्थान है, इसके बारे में थोड़ा जान लिया जाए कि सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य में है और नर्मदा नदी पर है। केवड़िया शहर के पास में है। ये नवा गांव है एक, उसके पास ये बना हुआ है और ये कंक्रीट से बना हुआ है। गुजरात मध्य प्रदेश के साथ साथ ये राजस्थान को भी लाभ पहुंचाता है। वहाँ से विद्युत भी प्राप्त होती है और साथ ही साथ सिंचाई के लिए भी बहुत उपयोगी है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में इसकी शुरुआत की थी, इसकी नींव रखी थी और बाद में इसका निर्माण कार्य 1987 में शुरू हुआ और इसके साथ बहुत सारे विवाद जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका निर्माण कार्य पूरा होने में बहुत लंबा वक्त चला। बहुत सारे पर्यावरणविद हैं, उन पर्यावरणविदों ने इसको लेकर चिंता जाहिर की और इसके लिए एक नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया। इस तरह से इन सारे कानूनी प्रक्रियाओं, विरोधों, अवरोधों के कारण से होते होते ये अंततः 2017 में बनकर तैयार हुआ और इसी बांध के पास में नर्मदा नदी, इसके किनारे दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की लगी हुई है, जिसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया था। तो ये स्थिति, इस प्रतीकात्मक महत्व के कारण से ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखिए, विशेष ध्यान दें, क्योंकि ये लगभग ज़्यादातर आता है प्रतिवर्ष। तो ये सरदार सरोवर बांध की स्थिति थी। अगला आता है राणा प्रताप सागर बांध। ये भी पूछा जाता है, अनेकों सालों में लगातार ये पूछा गया है, राणा प्रताप सागर बांध। ये बांध चंबल नदी पर है और राजस्थान में है। ये चंबल नदी पर बनाया गया है। ये हमने चंबल नदी यहाँ दिखाया है कि यमुना की सहायक है और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये यहाँ इस स्थान पर बना हुआ है राणा प्रताप। मैं यहाँ इसको अंकित कर देता हूँ, राणा प्रताप सागर बांध। ये हमने बताया है कि 4 विद्युत परियोजना व उद्देश्य नदी घाटी परियोजनाएं चंबल नदी पर बनी हुई हैं, जिनमें से एक ये राणा प्रताप सागर बांध है। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध। ये स्थिति है चंबल नदी पर, इसको आप ध्यान रखिए और अपने अभ्यास के लिए इसको बार बार अभ्यास करते रहें। इसके बाद अगला आता है हीराकुंड बांध। ये भी लगातार पूछा जाता है बोर्ड परीक्षाओं में, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है, जो कि उड़ीसा में है और महानदी पर है। 15 किलोमीटर ये संबलपुर ज़िला है, संबलपुर ज़िले में है, जो कि उड़ीसा में है। यहाँ 1957 में इस नदी पर इसकी शुरुआत की गई थी और ये बनकर तैयार हो गया। लगभग 25 किलोमीटर लंबाई का ये बांध है और इस तरह से ये सबसे लंबा बांध है और एशिया की कृत्रिम झील इसके पीछे बनाई गई है। और इसकी स्थिति क्या है हम वो देखते हैं। हीराकुंड बांध की ये यहाँ स्थित है, इस स्थान पर स्थित है। ये स्थान है हीराकुंड बांध का, यहाँ पर है। मैं इसको एरो की सहायता से लिख देता हूँ, हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध। तो इस प्रकार ये हम देखते हैं कि इन बांधों के बारे में हमने देखा। पहले नदियों के बारे में कि कौन कौन सी नदियां हैं जो महत्वपूर्ण हैं, उनको हमने भारत के मानचित्र में देखा और साथ ही साथ नदियों के साथ ही
बांधों के बारे में पूछा जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ और बांध थे जिनका आज हमने अध्ययन किया, अभ्यास किया। इनका बार बार अभ्यास करके आप अपने बोर्ड परीक्षा में आने वाले नदियों और बांधों से संबंधित मानचित्र के भाग को अच्छी तरह से तैयार कर पाएंगे। इसी उद्देश्य के लिए ये मानचित्र की श्रृंखला में नदियाँ और बांधों का ये एक वीडियो आपके सामने लाया गया। इसी तरह जो और कक्षा 10 भूगोल के मानचित्र में और कौन कौन से बातें, कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से स्थान लगाने को आते हैं, इन पर और वीडियो अगली श्रृंखला ये चलती रहेगी। अभी इसका अभ्यास करिए, बार बार अभ्यास करिए, और जब तक आप अभ्यास कर रहे हैं तब तक दूसरी वीडियो के साथ मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अभ्यास करते रहें। नमस्कार।